हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमें क्या करना है, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेना है। तो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले हम जानेंगे कुछ संख्याओं के बारे में। हमारे जो पार्ट है उसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ जानने से पहले हमें कुछ और भी संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम n से लिखते हैं। देखो, प्राकृत संख्या को हम किससे लिखते हैं? n से। और प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक, अब देखते हैं हम पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से लिखा जाता है। और प्राकृत संख्याओं में अगर 0 और ऐड कर दिया जाए, अर्थात 0, 1, 2, 3 और ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब हमें देखना है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक देखो, 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक मतलब ऐसा अंक जो पूरा हो। जैसे एक तो देखो 0, 1, 2, 3 और माइनस की तरफ -1, -2, -3। ये अंक कैसे हैं? पूरे हैं। अर्थात जैसे ये जो संख्या है 1.1 पूरा अंक नहीं है, तो ये पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक में क्या होना चाहिए? संख्या पूरी होनी चाहिए, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, चाहे वो 0 हो। ठीक, तो ये 3 संख्याएं आपको समझ आ गई होगी। पहली है प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्णांक और तीसरी है पूर्ण संख्या और तीसरी है पूर्णांक। ठीक, अब इससे अपन आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, फिर हमारे पास आती है परिमेय संख्याएं। अब 2 प्रकार की संख्याएं समझेंगे। पहली है परिमेय और दूसरी है अपरिमेय। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। एक बात ध्यान देनी है, परिमेय संख्याओं को Q से लिखा जाता है। तो अब किस संख्या को परिमेय कहेंगे, किस संख्या को अपरिमेय कहेंगे, इसको जानने के लिए हमें देखना है। अगर कोई संख्या, माना वो संख्या क्या है? R। अगर किसी संख्या को परिमेय संख्या कब कहा जाता है? यदि इसे हम P/Q रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या को P/Q रूप में लिखा जाए और Q बराबर 0 ना हो तथा P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक हम पहले जान चुके हैं। पूर्णांक क्या होती है? पूरी संख्या ही पूर्णांक होती है। ठीक, तो अगर उसे हम परिमेय संख्या तभी कहेंगे जब उसे P/Q रूप में लिखा जा सकता हो। तो ऐसी संख्या देखो, जैसे 1.2। अब हम इसे देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये परिमेय है या नहीं। इसके लिए हमें इसका रूप बदलना पड़ेगा। तो हमें पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया? नीचे क्या लिख दिया? इसको 10 लगा दिया। अब देखो, क्या ये P/Q रूप में है? हाँ है। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, Q नॉट इक्वल टू 0 है। और P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे ही हम क्या देखेंगे अब? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम कब अपरिमेय कहेंगे? उससे पहले हम देखते हैं इसको किससे लिखते हैं। इसको लिखते हैं T से। ठीक, इसको T से लिखा जाता है। अब देखो, किसी संख्या को अपरिमेय संख्या तब कहा जाता है जब इसे P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। एक तो हम इस P/Q रूप में कैसे लिखें ये ना पता चल रहा हो। दूसरा, जहाँ P और Q पूर्णांक है, मतलब P और Q पूर्णांक रूप में हम इसको नहीं लिख सकते और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, √2। अब आप सोचोगे कि √2 को तो हम √2/1 इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। पर देखो, यहाँ पर जो P है वो क्या है? √2 है। क्या √2 एक पूर्णांक संख्या है? नहीं, √2 पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
ठीक। तो अंडर रूट में आने वाली वह सभी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वो सभी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। तो अंडर रूट में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 15, इनका हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल। जैसे अगर हम देखें अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 क्या होता है, 2। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2। तो अंडर रूट 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बात को ध्यान से देखना है कि सभी अंडर रूट में आने वाली संख्याएं भी अपरिमेय नहीं होती हैं। कुछ ही संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है पाई कैसी संख्या है। हमें उत्तर क्या लिख के आना है, हमें इसका उत्तर लिखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन खालिस्तान में भी पूछा जाता है, पाई खालिस्तान कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। और पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रसार अशांत अनावृत्ति हो। कैसा हो, अनावृत्ति, अशांत हो और अनावृत्ति हो, आवर्ती नहीं हो रही हो। जैसे 1, 0, 10, तो 10 के बाद क्या आ रहा है, 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। क्या ऐसी संख्याओं के ये देखो दशमलव भी अपने पास 2-3 तरीके के होते हैं। तो उसको समझने के लिए हम देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं एक बार कुछ दशमलव। आप देखो कुछ दशमलव कैसे होते हैं, जैसे 0.125, ठीक। अब ये कैसा दशमलव है, ये एक शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। तो जो दशमलव शांत होता है उसे हम परिमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय। पर 2 प्रकार के और होते हैं, 0.10, 10, 10, 10 और ये चलता रहेगा। तो ये दशमलव कैसा है, अशांत दशमलव है। कैसा है, अशांत दशमलव। पर इसमें आवृत्ति हो रही है, संख्याओं की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अशांत दशमलव और आवृत्ति हो रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी एक परिमेय दशमलव प्रसार है। कैसा है, परिमेय। परंतु अगर इस तरीके से कोई हो 10, 100, 1000, 10,000, तो ये भी एक अशांत दशमलव है। परंतु इसमें क्या हो रहा है, संख्याओं की अनावृत्ति हो रही है, अनावृत्ति हो रही है। इसका मतलब संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो ये कैसा दशमलव कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ये संख्या कैसी रहेगी, अपरिमेय संख्या, ठीक। ऐसे ही अब हमें इसके आगे देखना है, इससे आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब देखो, अब हमें क्या जानना है, एक सेकेंड। अब देखो, आगे देखो, अब कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या। अब देखना हमें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, देखो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सभी परिमेय संख्याएं लो, जैसे मान लो ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्या हो रहा है, देखो आपने क्या किया, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे इसे अपन Q से लिख देते हैं, और एक झोले में आपने लिख लिया अपरिमेय संख्या जिसे हम T से लिखते हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, मतलब जिसमें परिमेय भी आता हो अपरिमेय भी आता हो, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर या
वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब अगर संख्या परिमेय है तो वो वास्तविक भी है, और अपरिमेय है तब भी वो क्या है, वास्तविक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि वास्तविक और परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। ठीक, अब देखो अभाज्य संख्या। यदि कोई संख्या एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या देखो, आपने पहले भी जानते होंगे कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो एक परिभाषा और है, एक अभाज्य संख्या के ठीक दो गुणनखंड होते हैं। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आपके पास कोई एक संख्या आई 2, आपने 2 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 1। 3 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1। गुणनखंड को हम बोल सकते हैं भाजक। गुणनखंड को हम एक शब्द और क्या बोल सकते हैं, भाजक। ठीक, तो 2 को 2 गुणा 1, इसका मतलब 2 के कितने भाजक है, 2 भाजक है। एक तो 2 है और एक 1 है। ऐसे ही 3 गुणा 1, 3 के 1, 3 भाजक है और 1 भाजक है। 5 गुणा 1, ऐसे ही 7 गुणा 1 11 गुणा 1 13 गुणा 1। ठीक, ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। आपको क्या करना है, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है। कहाँ से कहाँ तक की, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, ये आपको बतानी है। ठीक, अब देखो और क्या होता है, भाज्य संख्याएं। अब क्या समझेंगे हम, भाज्य संख्याएं। देखो तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यदि कोई संख्या एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या कहेंगे। या ऐसी संख्या जिसका भाज्य संख्या कि एक और स्वयं के अलावा भी कम से कम एक गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब भाजक, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, भाजक। आप पहले इसको लिख लो आराम से, फिर अपन देखते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, भाजक। अब जैसे हमें बताना है कि 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 4 किस किस संख्या से विभाजित है, 1, 2 और 4 से। ऐसे ही 8 के गुणनखंड, तो 8 में किस किस का भाग जाता है, देखो तो 8 में 1 का भाग जाता है, 8 में 2 का भाग जाता है, 8 में 4 का भाग जाता है और 8 में 8 का भाग जाता है। तो 8 के गुणनखंड कौन हुए, 1, 2, 4 और 8। ऐसे ही हमें 60 के गुणनखंड बताने हैं। तो 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। ये सब क्या हो जाएंगे, 60 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ कितने गुणनखंड देखने को मिल रहे हैं या कितने भाजक, 1, 2, 3। इसके कितने भाजक है, 3। इसके कितने हैं, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके कितने भाजक है, 12। तो जिनके भी 2 से अधिक भाजक है वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और 2 से कम भाजक है या मतलब 1, 2 भाजक है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हमें देखना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या कहती है, क्लास 10वीं में ये प्रमेय सीधा लिखने को भी आती है। अपने 2 नंबर में आपको ये प्रमेय लिखने को आ सकती है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो आपको इस तरीके से लिख कर आना है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होता है। अगर आप इसको यहाँ तक लिख कर आते तब भी सही है। इस पर भी कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहा है। हमें अभाज्य गुणनखंड के क्रम से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे आपके पास है 15, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। ठीक, तो ये क्या कहता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5 गुणा 3 कि एक भाज्य संख्या, 15 एक भाज्य संख्या है, को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है, तो हमने इसको एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तथा गुणनखंड अद्वितीय होता है, और इस गुणनखंड के अलावा कोई और गुणनखंड विद्यमान नहीं होगा। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक, तो 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 सिर्फ एक ही है, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। तो यही हमारी क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो क्या कहती है कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। और अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक, ये 3 लाइन आपको लिख कर आनी है और 2 नंबर आपके पक्के। अब देखिए, आपके एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि संख्या का 0 पर समाप्त होना, कि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होगी। जैसे मान लिया हमने 60, तो 60 0 पर कब समाप्त हो रहा है हमें पता चल रहा है। तो हम इससे एक बात बोल सकते हैं कि 60 2 और 5 इन दोनों से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 2 और 5। देखो 60 जो है वो 2 से भी विभाजित है और 5 से विभाजित है ऐसे। तो किसी संख्या को के अंत में 0 अगर आता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो वह 2 और 5 दोनों से क्या होगा, विभाजित। अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई संख्या विभाजित है, उसके लिए हमें उसके गुणनखंड निकालने होंगे। कौन से, अभाज्य गुणनखंड। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों आते हैं, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 और 5 दोनों आएंगे। तो उसका अभाज्य गुणनखंड देखकर हम बता सकते हैं कि उसमें कि वह संख्या 0 पर समाप्त होती है या नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और बाकी रहते हैं, तो वो क्या है देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लसा में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। जैसे 2 और 5, मान लिया हमें 2 संख्याएं दी गई है, 2 और 5 का एलसीएम निकालो। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों से विभाजित हो। तो इन दोनों से विभाजित कौन है, 10, 2 से भी और 5 से भी, और ऐसे देखो 20 भी इन दोनों से विभाजित है, पर हमें छोटी से छोटी लेनी है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 10। तो 2 और 5 से 10 भी विभाजित है और 20 भी, पर हमें वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इन दोनों से विभाजित हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैसअप है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। जैसे मैंने ले लिया 5 और 10, तो इन दोनों को विभाजित मतलब इन दोनों में किस संख्या का भाग जाता है। तो देखो इन दोनों में 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है, पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो हम इसका बड़ी से बड़ी संख्या तो 5 होगा, 5 में 5 का भी भाग जाता है, 5 से 5 का 10 में भी भाग जाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। अब हमारे जो सिलेबस में है वो इन दोनों के मध्य एक संबंध लिखना आता है। ये वाला संबंध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनखंड, जैसे मान लिया 3 और 5, तो 3 और 5 का जो गुणनखंड होगा या गुणनफल होगा वो इसके एलसीएम और इसके एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, बाकी अगर आप इस वाले फॉर्मूले को भी देखकर जाना चाहें तो आप इसको देखकर जा सकते हैं। ये 3 संख्या के एलसीएम और 3 संख्या के एचसीएफ के बारे में है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे।